पॉइंट मास की पहले हम डेफिनेशन दे दें। पॉइंट मास की डेफिनेशन जो मैंने स्फेरिकल, ये तो समझती हो ना, स्फेरिकल, स्फेयर में स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन, स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन, मैं कीवर्ड लिख रहा हूँ, उसका रेडियस आर रेडियस होता है, आर टेंडिंग टू जीरो, आर आई होगा। तो ऐसे कर स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर टेंडिंग टू जीरो। अच्छा, तो अब एक छोटा सा मैं रेडियस, सॉरी, स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन बना लेता हूँ, छोटा सा, छोटा ही ले लिया, ये पॉइंट मास हो गया, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, सेंटर तो ऐसे ही सेंटर ऐसे हो, तो अब रियल में पॉइंट मास की बात करें, ये भी हमने दिखाया है, इसका भी कुछ ना कुछ रेडियस होगा, मगर टेक्निकली रेडियस जीरो लेना, ठीक है। तो यहाँ से आर डिस्टेंस है, ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स मास होती है हमेशा, क्योंकि कोई टेस्ट मास रखोगे तो ये रेड वाला मास उसको अट्रैक्ट करेगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स मास होती है, ठीक है। आगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे तो उसमें दोनों तरफ डायरेक्शन हो सकती है, बस इतना ही डिफरेंस है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन एक ही तरफ हो सकती है, टूवर्ड्स द मास, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो यहाँ पे क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड है तो मैं ई जी नहीं लिख रहा, यहाँ पे एक ही फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो ई जी लिखने की ज़रूरत नहीं है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए कोई मास रखने की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पर दूसरा कोई मास की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दैट आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी gm upon r square. G is gravitational constant, m divided by r square. So this is the expression for gravitational field. Obviously it is magnitude, this is a vector quantity, तो vector form में हम लिखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। नॉर्मली अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड शो करना है, अगर सपोज करो आर का पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू लेके शो करना, मतलब इसी डायरेक्शन में शो करना है, तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो आर की वैल्यू नेगेटिव होगी, है ना। तो उस तरह से नेगेटिव फॉर्म में शो कर सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन आर के अपोजिट होगी। तो ऑब्वियसली फिर तुम आर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लोगे, ध्यान रखना, है ना, आर को फिर चेंज नहीं करना। तो जो हमने पहले ग्राफ बनाया था उस ग्राफ को एक बार फिर से बना लेते हैं। यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड का ही ग्राफ बना रहा हूँ, सो आई एम ड्राइंग मैग्नीट्यूड का ही ग्राफ बना रहा हूँ, कि कभी मैग्नीट्यूड का आ गया तो वो भी ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज ग्राफ बिटवीन ई एंड आर, ओनली मैग्नीट्यूड का बनाना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन अभी वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करूँगा। दिस इज बिटवीन ई एंड आर, sometimes I problem in writing. Okay, so तुम्हें समझ में आ गया होगा R की वैल्यू 0, तो इसमें वो पॉइंट मास के लिए वो ग्राफ वैलिड है, रियल स्फीयर के लिए वैलिड नहीं है ना, रियल सॉलिड स्फीयर के लिए ये वैलिड नहीं, मगर पॉइंट के लिए ऐसा ही ग्राफ बनेगा, ठीक है। या तो ऐसा होगा या फिर नेगेटिव मैग्नीट्यूड लोगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर के कंसेप्ट यूज करो। अब देखो ऑटो रिवीजन चालू, है ना, जो लोग रिवीजन के शौकीन है तो देखो इसको समझने की कोशिश। ऑटो रिवीजन चालू, तुम्हें याद होगा कि सपोज एक हम पोजीशन वेक्टर जैसी चीज़ पहले चैप्टर में पढ़ते थे, हमने पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट पढ़ा था। तो यहाँ पे मैं पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूँ और पार्टिकल ओरिजिन पे रखा है। अच्छा, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये जो मास है वो ओरिजिन पे रखा हो, तो अभी जो रिजल्ट बना रहा हूँ उसमें मास को मैंने ओरिजिन पे रखा है, ध्यान रखना, मास को मैंने ओरिजिन पे रखा है। तो ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम एक बना लिया। कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन ये है जो दिख रहा है, ओरिजिन, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। ऑटो रिवीजन चालू। सर ये आपने जो E वर्सेस R ग्राफ बनाया है वो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के लिए है? हाँ, वो पॉइंट साइज, अभी सब कुछ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के लिए है सर, बट पॉइंट साइज में मास तो उसका टेंडिंग टू जीरो
टेंडिंग टू जीरो ही होगा ना। मास इसमें एक्चुअली में मास फाइनाइट होता है। मास यहाँ पर जो मास है, वैसे ई की वैल्यू बहुत कम होगी, मगर तो जी और एम के बीच, मतलब ई और एम के बीच में ग्राफ नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये कुछ भी कम कोई भी वैल्यू है मगर कम कांस्टेंट है, तो उस वो चीज़ जीएम ग्राफ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो आर के अकॉर्डिंग है, आर के अकॉर्डिंग। आर की वैल्यू कम होगी तो ई की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, है ना। Okay, sir. वेरिएशन आर की वैल्यू कम, आर की वैल्यू उससे, आर की वैल्यू भी तो कुछ भी 10⁻⁻50 हो सकती है, तो उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग वेरिएशन होगा। तो अगर आर की वैल्यू 10⁻⁻50 है तो उसका स्क्वायर और भी ज़्यादा हो जाएगा, 10⁻100 हो जाएगा, तो ई की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। समझ आई बात। तो ये एक्चुअली में पॉइंट मास का कंसेप्ट थोड़ा सा तुम्हें समझना होगा कि मास जीरो नहीं है, टेंडिंग टू जीरो है, बहुत छोटा है, ठीक है। मगर जीएम कांस्टेंट है तो उसको वेरिएबल में नहीं ला, उसको वेरिएबल में। जीरो हो जाएगा वन, अगर आर की वैल्यू जीरो हुई तो फिर इंफिनिटी तक पहुंच जाएगा। हाँ, आर की वैल्यू, ये एक बात समझना, आर की वैल्यू यहाँ पे जीरो नहीं हो रही है, आर की वैल्यू टेंडिंग टू जीरो है। आर की वैल्यू जीरो नहीं है, आर की वैल्यू जीरो कर ही नहीं सकते। हमसे पता है जीरो होगी तो वही का वही होगा ना ऑब्जेक्ट। हाँ, तो याद रखो आर की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती इसमें, ये लिमिट की डेफिनेशन, ये लिमिट और है ना, टेंडिंग टू उसमें है, तो कुछ भी यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता, सब टेंडिंग टू जीरो। आई होप यू गॉट दिस। चलो, है ना, ये आइडियल सिचुएशन में कुछ इस तरह की चीज़ें होती। चलो अब वेक्टर फॉर्म में ले लें। तो जो मैंने थोड़ा सा मिटाया था आर, उसको ऊपर लिखता हूँ मैं, ये हो गया टिंगलिंग, ये हो गया, ये मैंने लिख दिया आर। ना अब इसको मैं वेक्टर आर लिख रहा हूँ, वेक्टर आर। तो तुम्हें वेक्टर आर याद आया होगा, ठीक है। और अगर तुम्हें वेक्टर आर याद आया होगा तो यूनिट वेक्टर भी याद आया, ठीक है, यूनिट वेक्टर भी याद आया। इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। और अब इसके ऊपर भी वेक्टर लगा देते हैं, है ना। अब इसके ऊपर भी वेक्टर लगा देते हैं, ये भी वेक्टर हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अभी यूनिट वेक्टर तुम्हें थोड़ी देर में याद दिलाता हूं। इसी फॉर्मूले को आप रियल में वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रियल में, अब असली वेक्टर फॉर्म में ई का जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक, अब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। एक्चुअली में यहाँ पे प्लस माइनस से काम नहीं चलेगा, आर तो चारों तरफ है, समझ आई बात। आर 2 डायमेंशन में भी नहीं कह सकते, आर जो है, आर हम किधर भी ले सकते हैं, आर हम किधर भी ले सकते हैं, है ना। आर हम समझाने के लिए आर हम इधर भी ले सकते हैं, इधर रेडियल है, मगर ये ऊपर की तरफ भी ले सकते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड भी ले सकते हैं, ये मतलब 3D में है, ठीक है, समझ आई बात, 3D। सो आई थिंक आगे तो मैं 3D की कुछ प्रेजेंटेशन, मतलब जब मैं रियल सॉलिड स्फीयर एक बार फिर से लूँगा तो वो 3D की फीलिंग दिलाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल तो इससे काम चलाओ, पॉइंट मास 3D में। तो ऑब्वियसली प्लस माइनस साइन का यूज़ नहीं कर सकते। अगर प्लस माइनस का साइन का यूज़ करना है तो एक ही डायरेक्शन में चलना होगा, मतलब इस डायरेक्शन में। प्लस माइनस हम तभी यूज़ कर सकते हैं वेक्टर के लिए जब सिर्फ 2 डायरेक्शन पॉसिबल हो। तो अगर तुम प्लस माइनस यूज़ करते हो तो या तो आगे बढ़ोगे या इधर जाओगे, मगर आर तो किधर भी हो सकता है, 3D में हो सकता है, तब प्लस माइनस यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर क्या कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर ई क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जीएम, जो मैं सीधे मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, जीएम बाई आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस। और यूनिट वेक्टर तुम्हें याद आया होगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट होता है, ठीक है। डायरेक्शन उस तरफ होती है जिसकी डायरेक्शन में इसको लेना होता है। जैसे आर कैप की डायरेक्शन इधर ही होगी जिधर आर की होगी। एक चीज मैं और दिखा देता हूँ, यहाँ पे आर की डायरेक्शन अब दिखानी होगी। अब आर पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। अब आर क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। तो मैं अब वेक्टर का निशान लगाता हूँ, ये पोजीशन वेक्टर याद आ रहा होगा, पोजीशन वेक्टर वो सब बेसिक थे है ना, याद करो। और पुराना पूरा का पूरा कंसेप्ट यूज होगा, तो ऑटो रिवीजन चल रहा है, याद करो। मैंने एक पोजीशन वेक्टर बताया था, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये मास, ये जिस पॉइंट पर हमें, जिस यहाँ पे कोई मास रखा नहीं हुआ है ना, यहाँ पर जो पॉइंट है वो पॉइंट की लोकेशन है, मास वहाँ पर कुछ नहीं है। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है वो जिस पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तुम्हें याद आया, जिन्होंने पढ़ा हुआ याद आया, ठीक है, GMR स्क्वायर, तो पोजीशन वेक्टर। तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पोजीशन वेक्टर के अपोजिट है, पोजीशन वेक्टर के अपोजिट है।
तो इसका मतलब अगर पोजीशन वेक्टर के अपोजिट है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस आर कैप। आर कैप याद करो, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट। तो अब जो ई वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, जीएम बाई आर स्क्वायर इंटू 1, और डायरेक्शन किधर हो जाएगी, अंदर की तरफ, आर कैप के अपोजिट। आर कैप ऑब्वियसली किधर है, आर के डायरेक्शन में होगा। आई होप समझ में आया होगा। तो एक ऑटो रिवीजन टाइप का चल रहा है, जिन्होंने पहले पढ़ा होगा तो वो तो चलता ही रहेगा। खैर, नाउ अब आर कैप को भैया, आर को नहीं, आर कैप, आर इंटू आर कैप। वेरी गुड। हाँ, इसको ऐसे लिखता, मगर मुझे वो लिखना नहीं था। सही बोला तुमने वैसे, जिन्होंने आर, आर कैप इज इक्वल, तो आर कैप की जगह वेक्टर आर अपॉन आर लिख दोगे। आर कैप की जगह वेक्टर आर अपॉन आर लिख दोगे ना। तो अब ई के एक्सप्रेशन में लिखते हैं, वेक्टर का साइन लगाना आप हर जगह, तो हम इसमें लिखते हैं। तो ई के एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू जीएम बाई आर स्क्वायर, जीएम बाई आर स्क्वायर। आर कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेक्टर आर अपॉन आर, माइनस बाहर ले लूँ इधर, बस उसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। क्या आ जाएगा, वेक्टर आर अपॉन, समझ आया कि नहीं आया। तो इसको फाइनल एक्सप्रेशन इसका वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, फाइनल एक्सप्रेशन इसका वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा। इस पर डायरेक्ट सवाल आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ घुमाना नहीं। तो जीएम माइनस जीएम बाई आर क्यूब माइनस जीएम बाई आर क्यूब, है ना, वेक्टर। ठीक है, ये ऐसा ये वेक्टर सॉरी, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अच्छा, अगर इसको तुम्हें आई कैप जे कैप के कैप में रिप्रेजेंट करना है, अगर इसको आई कैप जे कैप, क्योंकि यहाँ पर ये 3 डायमेंशन में होगा। याद रखो, स्फीयर जो है वो 3 डायमेंशन में होता है, आर 3 डायमेंशन में किधर भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी तुम इमेजिन करो कि ये आर 3 डायमेंशन में किधर भी हो सकता है। मैं शायद अगला बार जब सॉलिड स्फीयर, क्योंकि अभी मैंने सॉलिड स्फीयर लेना है ना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, शेल थ्योरम, तो एक बार जब मैं दोबारा सॉलिड स्फीयर लूंगा तो तुम्हें वो 3D फील कराने की कोशिश करूंगा। अभी तुम इमेजिन करो कि आर 3 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में भी नहीं, 2 में तो इमेजिन हो जाएगा कि आर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर, मगर 3 में ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, आड़ा तिरछा कुछ भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है। समझ आई बात। तो तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा इसको इमेजिन करना पड़ेगा। तो अगर इसको मिट ही नहीं रहा, कभी कभी अपने हिसाब से काम करता हूँ, मैंने क्या बनाया था ऐसा कि जो मिट नहीं रहा। चलो, 3D वाला एक वीडियो भी मैंने शेयर किया था। मेरे कुछ वीडियोस हैं जिसमें जिसके व्यू बहुत ज़्यादा, उनमें से एक ये वीडियो है, कुछ 10,000 से ऊपर व्यू है। एक्चुअली में कुछ ऑटो प्रमोट हो जाते हैं, उन्हीं के व्यू आते हैं, बाकी शायद दिखाता ही नहीं होगा यूट्यूब, बहुत पुराने वीडियो के। तो उसमें ये 3D बताया हुआ है, तो वो वीडियो शेयर करना जहाँ पे 3D बताया होगा ना। तो हम इस वेक्टर को क्या लिख लेंगे, वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप। ये याद रखो ना, 3 डायमेंशन में ना, तो एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट होंगे, 2D में तो है नहीं। तो एक्स आई कैप, इसमें सीधे सवाल आएगा, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दिया होगा न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में, तो एक तरह से सीधा ही सीधा वाई जेड कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो आई होप तुम्हें याद आ रहा होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो या तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मॉड लगा दो, नहीं तो ऐसे चलेगा। तो ये भी तुम्हें याद आ रहा होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो वो वीडियो शेयर कर देना कोई एक जना जहाँ पे मैंने ये बताया था, तो पता लग जाएगा तुम मेरे चैनल को देखते हो नहीं देखते हो। इसके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, कुछ 10,000 के ऊपर शायद, आई डोंट नो, अभी तो देखा नहीं। तो आर का जो मैग्नीट्यूड है, 3 डायमेंशन वेक्टर वाला, आर का जो मैग्नीट्यूड है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। ऑटो रिवीजन ये तो हमने पहले वेक्टर में तो बहुत किया था, और अभी भी समझना बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, हाँ, अब इसका डेरिवेशन नहीं करूँगा, है ना। अब यहाँ पे बस ये नहीं हो पाएगा, डेरिवेशन नहीं करूँगा, मगर इसको याद करना तो बहुत आसान है। वैसे डेरिवेशन की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है ना,
तो मैं याद होगा जैसे 2 डायमेंशन में क्या करते थे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 3D में क्या कर लेंगे, तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे। एक बार मैंने डेराइव भी किया था इसको, तो डेरिवेशन बार बार रिक्वायर्ड भी नहीं होगा। न्यूमेरिकल करने में डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, हाँ एक बार समझने में एक बार डेरिवेशन समझना चाहिए, मगर उसका यूज नहीं होगा। तो शायद जब है ना, हाँ तो इस पे मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, लिख सकते। इसको मैं फिर क्या लिख दूँ, क्यू इंटू आर वेक्टर है, मतलब